नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। जिस श्रृंखला में हम लोग हिंदी व्याकरण को लेके चल रहे थे, तो स्वर पढ़ाया है, फिर पहले स्वर के वर्गीकरण पढ़ाए हैं मैंने, और आज हम उसी पंक्ति में व्यंजन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि व्यंजन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, और ये कौन कौन से कैसे किन किन मतलब हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे कहाँ से स्पर्श होकर निकलती हैं, तो वो हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है कि व्यंजन होता क्या है, कि स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। ओ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, इसमें कुछ नई बात नहीं है। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, वो हमारी 33 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन 33 के साथ द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ना, ढ ढ, इनको जोड़ देने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये 33 व्यंजन हमारे जो है ना, ये पुराने उससे चले आ रहे हैं, लेकिन जब हमने इन दोनों व्यंजनों को और जोड़ दिया तो हमारे इसकी संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी थी, क ख ग घ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये जो मैंने पढ़ाए थे इनको आपके, तो ये व्यंजन हम पढ़ चुके हैं पहले ही पिछली वीडियो में। और आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप पहले उन्हें देखिए, फिर आप आगे का अध्ययन करें, जिससे क्या होगा कि आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो सबसे पहला है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम स्पर्श के आधार पर देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन यानी कि जो हमारी ध्वनियाँ हैं वो हमारी कैसे स्पर्श होती हैं और कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है। देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ स्पर्श करते हुए निकले, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। कवर्ग, कवर्ग को हम कंठ्य वर्ग भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कवर्ग को हम कंठ्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, च वर्ग को हम तालव्य के नाम से जानते हैं, और ट वर्ग को हम मूर्धन्य के नाम से जानते हैं, त वर्ग को हम दंते के नाम से, और प वर्ग को ओष्ठ्य के नाम से। ठीक है, तो स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अर्थात कंठ्य पहले है तो ओष्ठ्य सबसे बाद में है। ये भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है पेपर में, कि आपको ये दे दिया आगे पीछे करके और आपसे पूछ लिया कि इसका सही क्रम क्या है। देखो, अब आपके सामने ये चार्ट आपको दिख रहा होगा कि जिसमें कौन सी चीज़ें हैं और हमें कैसे कैसे ये पढ़ने हैं। ये अभी आपके सामने एक किताब के द्वारा ही आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो बस मेन मुद्दा होता है कि किताब पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन किताब में से आपको बात समझ में भी तो आनी चाहिए। किताब में से बात समझ में भी तो आनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं पूरी तरह से वो टॉपिक जो है आपको समझ में आया या नहीं आया। मुख्य बिंदु वो होता है। किताब तो सभी पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन हमें ये समझना होता है कि जो इसमें लिखा है वो हमें कितने % समझ में आया। अब देखो, हमने इसको वर्ग में बांटा, पहले कंठ्य में बांटा, तालव्य में बांटा, मूर्धन्य में बांटा, दंत्य में बांटा और ओष्ठ्य में बांटा, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक, उच्चारण स्थान देखिए, कंठ, तालु, तालु यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। ठीक है, मूर्धा यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। ठीक, दांत तो आप सभी जानते हैं कि जो ध्वनियाँ दांत से स्पर्श होकर निकलती हैं, ओष्ठ यानी कि होठों से स्पर्श होकर निकलती हैं। तो हमें मेन तो बात हमें ये याद रखनी है कि कौन सी कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं, कौन सी तालव्य होती है, कौन सी मूर्धन्य होती हैं, कौन सी दंत्य होती है, कौन सी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। अब हम इनको बांटेंगे कैसे, हमें बस एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। इस चार्ट को आपको लगेगा ये ध्वनियाँ हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, इसमें आगे भी वर्णन है वैसे, तो मैं पहले आपको यही समझा देती हूँ। देखिए, अघोष आप देख रहे होंगे, अघोष देख रहे होंगे, फिर सघोष, फिर सघोष, फिर सघोष। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले अघोष और सघोष को ध्यान रखना है। सबसे मुख्य बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है
अघोष और सघोष को ध्यान रखना है कि कौन सी ध्वनि अघोष होती है और कौन सी ध्वनि सघोष होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हर वर्ग का आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हर वर्ग का क और खा, जैसे च और छा, ट और ठ, त और थो, प और फ, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, यानी कि आप ऐसे मान लो कि 12 नंबर। ठीक है, आपने क्या किया कि आपको यदि ये याद रखना है कि अघोष ध्वनि कौन सी होती है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि हम 12 भी कोडिंग कर सकते हैं इसको, तो 12 के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात आती है हमें सघोष को ध्यान रखना है। तो देखो सघोष में क्या है, ग घ ण। ठीक है, यानी कि नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, तो हम इसको याद कर सकते हैं 3 4 5, यानी कि 345 नंबर। 3 4 एंड 5, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आपका क्या है, सघोष है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है, हमारा अघोष है, और 3 4 5 जो नंबर है वो हमारा सघोष की श्रेणी में आता है। बस इतनी बात आपको हो सकता है याद भी आ जाए, बहुत उंगली पे आसान ट्रिक है ये। ठीक, अब बात आती है इसी में देख ले, नीचे एक है अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी बहुत इजी है, यदि हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो हमने क्या है, हमें कहीं भी कोई भी अक्षर हमारे सामने, कोई भी ध्वनि हमारे सामने पेपर में आ जाए, बस हमें उस ट्रिक को फॉलो करना है और हमें करना है। मानो उसने अल्प प्राण पूछा या महाप्राण पूछा, तो हमें क्या करना है, देखिए आप ध्यान से देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है, हमारा अल्प प्राण है, यानी कि 135 135 नंबर आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण में। क्या ध्यान रखना है, 135 नंबर आपको अल्प प्राण का ध्यान रखना है। 2 एंड 4 नंबर हमारा क्या है, ये हमारा महाप्राण है। और आई होप कि मतलब इतनी सी बात आपको याद रहेगी। यदि ये इतनी सी बात आपको याद रहती है तो कभी भी आपका अघोष और अल्पप्राण, सघोष और महाप्राण कभी भी आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन आपको मैथ के तौर पर 12 और 345, 24 और 135 नंबर आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसमें आगे है आपका कि इसमें और वर्णन किया गया है, ऐसी बात का है देखो कि घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, तो अघोष कहलाती हैं। सघोष होती हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक, अगली बात आती है प्राणतत्व के आधार पर। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये अघोष और सघोष जो है वो किसके आधार पर है, घोषत्व के आधार पर है, प्राणतत्व के आधार पर है, या ये अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना है ये घोषत्व के आधार पर है, और अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, हमारा प्राणत्व के आधार पर है। प्राण का मतलब होता है अर्थ हवा से। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राण का अर्थ किससे है, हवा से है। अल्प प्राण देखिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, बहुत हल्की सी हवा निकले, तो हम उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और मुख से अधिक हवा निकले तो हम उनको महाप्राण कहेंगे। एक बात आपको और ध्यान रखनी है इसमें कि सघोष जो है, टोटल व्यंजनों में सघोष को हम यदि काउंट करते हैं तो उसकी संख्या 22 आती है, और अघोष जो है हमारी संख्या कितनी है ध्वनियों की, वो है हमारी 13। ये भी बात आपको ध्यान अवश्य रखनी है। ठीक, अब इसके में देखिए अंतस्थ व्यंजन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि या, रा, ला, वा, तालब्य यानी कि तालु, वत्सस्य यानी कि दंतमूल यानी कि मसूड़ा, वत्सस्य यानी कि दंतमूल, मसूड़ा, सघोष और अल्प प्राण। देखो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो या, रा, ला, वा जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो हमारे क्या हैं, सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और इन ध्वनियों में से कोई सी भी ध्वनि आपसे वो उठाकर पेपर में पूछ सकता है।
ठीक। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, या और वाह हमारे अर्ध स्वर हैं, ठीक है। रा हमारा लुंठित है, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करें, ठीक। ल हमारा पार्श्विक ध्वनि है, ये भी पेपर में बहुत बार पेपर में आता है, पार्श्व की ल हमारी कौन सी ध्वनि है, पार्श्विक है, लुंठित है, या अर्ध स्वर है, या सगोज व्यंजन है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देखिए ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी में देखिए आप कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले तो ऊष्मा गर्मी पैदा करे, ठीक है। तो ये श, सा, स और हा ये हमारे क्या हैं, देखो ऊष्म संघर्षी हमारे अघोष और महाप्राण। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो अंतस्थ व्यंजन है वो हमारे सघोष और अल्प प्राण है, और जो हमारे ऊष्म संघर्षी हैं वो हमारे अघोष और महाप्राण हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक। इसके बाद है उच्छिप्त। इनको डा और ढा को ना हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे क्या है कि ये हिंदी में विकसित हुए हैं, पहले संस्कृत में ये व्यंजन नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों ये विकसित व्यंजन कहाँ के हैं, ये हिंदी से हैं और ये संस्कृत में नहीं थे। मूर्ध देखो, इनको भी आपको ध्यान रखना है कि अब आप कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ, ण यहाँ तो आपने पढ़ा ही था पिछले व्यंजनों में, जब हमने अघोष और सघोष और अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाए थे, ठीक। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये इनके दोनों के नीचे बिंदी हो तो ये मूर्धन्य है, ठीक है। मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य की उसमें लाइन में तो आ ही रहे हैं, वहाँ पर बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पर उसके नीचे बिंदी नहीं है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे ये सघोष है और हमारे ये अल्प प्राण है, ये हमारा मूर्धन्य है, सघोष है और महाप्राण है। अब गौर करने वाली बात ये है कि हम यदि मूर्धन्य वाली उस पर जाते हैं जो कि हमारा टवर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम इसमें उससे पीछे वाली इस पर देखते हैं तो देखो ध्यान से आप देखिएगा कि वो जो डा और ढ जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, दोनों ही सघोष कहलाते हैं। ये ध्यान रखनी है आपको बात, यानी कि जिसके नीचे बिंदी है वो भी सघोष है और जिसके नीचे बिंदी नहीं है वो भी सघोष है। बस अल्पप्राण महाप्राण तो आपको वैसे ही निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसके नीचे बिंदी है, देखो आपने पहले पढ़ा होगा, जिसके नीचे बिंदी नहीं है वो हमारा सघोष था और वो क्या था, हमारा अल्पप्राण था। वैसे ही सेम आपको यही बात यहाँ भी ध्यान रखनी है कि ये क्या है, सघोष है और हमारा अल्पप्राण है, ठीक है। और ऐसे ही हमको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, सघोष है और हमारा महाप्राण है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद ही रहेगी आपको, और जब आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगत और गृहित ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियाँ हैं ऐसी जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, आपने देखा भी होगा कि ये जो ध्वनियाँ हैं, ये हमारी ध्वनियाँ जो हैं कुछ ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगा होता है जिनका जब हम लिखते समय उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन, यानी कि स्पर्शी, कंठ, जिह्वामूल, अघोष और अल्पप्राण। ख यानी कि ऊष्म संघर्षी, कंठ, जिह्वामूल, अघोष, महाप्राण। ऊष्म संघर्षी ग, कंठ, धन, जिह्वामूल, सघोष, अल्पप्राण। जो ऊष्म संघर्षी वस्य, सघोष, अल्पप्राण। फो ऊष्म संघर्षी दंतोष्टे, अघोष और महाप्राण, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अयोग बहा, यानी कि अयोग भा में अनुस्वार पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, यानी कि अ के ऊपर बिंदी, विसर्ग यानी कि आ के बराबर से बिंदी, हम जो 2 पॉइंट लगाते हैं हम उनको विसर्ग की संज्ञा देते हैं। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण तथा विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे हम फिर से अध्ययन करेंगे उसी श्रृंखला में। धन्यवाद।